आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एज ऑफ थ्री एम्पायर्स। एज ऑफ थ्री एम्पायर्स का लेक्चर लेक्चर थ्री में। ठीक है, हम लोगों ने किसका बात कर रखा था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किसका बात कर रखा था? देवपाल का, गोपाल का एंड देवपाल, गोपाल एंड धर्मपाल का। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रतिहारस का। किसका बात करेंगे? प्रतिहारस का। द प्रतिहारा आल्सो नोन एज द गुर्जरा प्रतिहारास वेयर ए प्रोमिनेंट मेडावल इंडियन डायनेस्टी। मेडावल इंडिया में ये एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी था। कौन सा? प्रतिहारस। ठीक है, जो कि ओरिजिनेटेड हुआ इन द रीजन ऑफ साउथ वेस्ट राजस्थान इंडिया। ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ? किस रीजन में? साउथ वेस्ट राजस्थान में ये ओरिजिनेटेड हुआ। अब इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है? मिहिर भोजा क्रेडिटेड एज द फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। मतलब मिहिर भोजा ये कौन था? इसको क्रेडिट मिलता है, मिहिर भोजा को क्या क्रेडिट मिलता है? फाउंडर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी। प्रतिहारा डायनेस्टी का क्या, कौन है फाउंडर? मिहिर भोजा, जिसने कि ऑर्गेनाइज किया सिग्निफिकेंट कॉन्क्वेस्ट, डिफीट या बीटिंग एंड अचीवमेंट ड्यूरिंग हिज रीजन। मतलब ये अपने रीजन में क्या करा, इन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, उसमें डिफीट हुआ, उसमें बीट किए बहुत चीज़ों को, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रतिहारा डायनेस्टी। ठीक है, ही एज्ड हिज नेम इन हिस्ट्री एज द फर्स्ट किंग टू सीज कन्नौज। इन्होंने अपने हिस्ट्री में इन्होंने अपने नाम को किस नाम से दर्शाया कि ये पहला राजा ऐसे थे जिन्होंने कि कन्नौज को सीज किया। कन्नौज कौन था? कन्नौज एक ट्रेडिंग का एक अच्छा साधन था कन्नौज में, और एग्रीकल्चर का एक अच्छा साधन था, इसलिए हर कोई क्या चाहता था? कन्नौज को हासिल करना। अब कन्नौज क्या था? ए स्ट्रेटेजिक सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया में एक स्ट्रेटेजिक सिटी था, एंड सब्सिक्वेंटली डेजिग्नेटेड एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। और उसके बाद फिर उन्होंने ये अपने साम्राज्य का क्या कर दिया? उसको कैपिटल डेजिग्नेटेड कर दिया। किसको? कन्नौज को। नोटेबली हिज ट्रम्प का क्या मतलब है? टू अचीव सक्सेस, टू डिफीट समबडी या समथिंग। नोटेबली इन द खुर्दा भारूच वार में उन्होंने क्या करा कि सक्सेस मिला उनको खुर्दा भारूच वार में। अंडर स्कोर्ड हिज मिलिट्री प्रोवेंस का क्या मतलब? प्रोवेंस मीन्स ए सुपीरियर स्किल और एबिलिटी दैट कैन बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस। इनके पास एक ऐसा सुपीरियर एबिलिटी था या जो कि क्या होता? प्रैक्टिस के थ्रू लर्न होता था। स्टडी और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके उसको स्टडी करके इनके पास एक ऐसा एबिलिटी, सुपीरियर स्किल या एबिलिटी आ गया था, जिन्होंने कि क्या करा? खुर्दा भारूच वार में सक्सेस मिला, एंड एक्सपेंडेड द प्रतिहारा डोमेन टू इनकम्पास रीजन एज फार रीचिंग एज मालवा एंड गुजरात। उसके बाद क्या हुआ? जब इन्होंने उस पर जीत हासिल करा, फिर उन्होंने अपने रीजन को क्या किया? एक्सटेंड किया। कहाँ एक्सटेंड किया? प्रतिहारा डोमेन इन्होंने अपने रीजन को कहाँ सराउंड किया? रीजन एज फार एज रीचिंग एज मालवा तक इनको सराउंड किया, एंड गुजरात और मालवा तक इसको, इसके चारों तरफ से उसको जीता। ठीक है, मिहिर भोजा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। अब मिहिर भोजा का स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन क्या था? ए फीलिंग दैट मेक समबडी वांट टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, या रुझान। मिहिर भोजा किस तरफ ज़्यादातर रुझान थे? किस तरफ उनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था? स्पिरिचुअलिटी किस तरफ थे वो? मिहिर भोजा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वेयर रिफ्लेक्टेड इन हिज पेट्रोनेज। पेट्रोनेज का क्या मतलब है? संरचनात्मक व्यवहार। एक प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से प्राप्त समर्थन के बदले कोई सहायता या नौकरी देने की क्रिया। उन्होंने क्या करा? रिफ्लेक्टेड इन हिज पेट्रोनेज इंपॉर्टेंट पर्सन गिफ्ट्स ऑफ भागवतिज्म। वो किस तरफ उसका इंक्लिनेशन था? स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन किस तरफ था मिहिर भोजा का? भागवतिज्म की तरफ। और डिवोटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो लॉर्ड विष्णु के भक्त थे। विच आल्सो मैनिफेस्टेड इन द डिपिक्शन पेंटिंग ऑफ विष्णु एंड वराह। विष्णु और वराह का वो पेंट करते थे, जो कि उसके पेंटिंग में डिपिक्ट होता था। द बोर इनकारनेशन विष्णु ऑन प्रतिहारा कॉइन्स। और उन्होंने क्या करा? प्रतिहारा कॉइन में विष्णु का क्या करा था? एक परफेक्ट एग्जाम्पल था उनका। एक जो कॉइन था प्रतिहारा कॉइन, उसमें उन्होंने क्या बना रखा था? द वर्ड बोर कैन बी प्रिफर टू ए मेल पिग। उन्होंने क्या कर रखा था? उस कॉइन में बोर कर रखा था मेल पिग, स्पेशली वाइल्ड पिग, और ए मेल पिग केप्ट फॉर ब्रीडिंग ऑन ए फार्म। ठीक है, उसके बाद महेंद्रपाला। अब महेंद्रपाला कौन था?
महेंद्रपाल द सन ऑफ मिहिर भोजा, मिहिर भोजा का सन था कौन? महेंद्रपाल। इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी, मिहिर भोजा के बाद कौन आया? महेंद्रपाल आया, जो कि क्या करा, जिन्होंने कि क्या करा कि उनके जो मिहिर भोजा के लेगेसी को था उनको आगे तक ले गया, बट डिड नॉट अचीव सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंस इन हिज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। और लेकिन क्या हुआ कि बहुत सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंस नहीं रिकॉर्ड कर पाया अपने हिस्ट्री में। हिज रीजन इज मार्क्ड बाय रिलेटिव लैक ऑफ नोटेबल एकम्प्लिशमेंट, उनके रीजन में क्या हुआ, बहुत लैक हो रहा था उनके सक्सेसफुली कंप्लीटिंग, कुछ भी चीज़ें सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ और कुछ भी चीज़ें महत्वपूर्ण या रोचक कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी इवेंट क्या हुआ महत्वपूर्ण या रोचक इवेंट उनके किनके रीजन में? महेंद्रपाल के रीजन में, जो कि कौन था? मिहिर भोजा का सन था माहीपाल। अब माहीपाल आया, द ग्रैंड सन ऑफ मिहिर भोजा, मिहिर भोजा का ग्रैंड सन माहीपाल आया। प्रिसाइडेड ओवर ए कोड दैट फ्लोरिस्ड विथ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल वाइब्रेंसी, जिन्होंने कि क्या करा, सक्सेसफुल तरीके से कल्चरल और इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी को आगे बढ़ाया। वन ऑफ द लुमिनरीज या लीडर ऑफ हिज कोर्ट वाज राजा राजेश्वर, उनके राज में एक लीडर था जिसका क्या नाम था? राजा राजेश्वर, ए रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर्स एंड पोएट ऑफ ग्रेट एक्लेम। और वो क्या था? राजा राजेश्वर कौन थे? राजा राजेश्वर एक बहुत अच्छे संस्कृत के स्कॉलर थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, प्रतिहारा का डाउनफॉल होना शुरू किया, अब डाउनफॉल कैसे हुआ? द डाउनफॉल ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू देयर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूट, पार्टिकुलरली अंडर द रीजन ऑफ कृष्णा थ्री के रीजन में क्या हुआ, राष्ट्रकूट का धीरे धीरे क्या हुआ, डिफीट होना। द डाउनफॉल ऑफ प्रतिहारा एम्पायर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू देयर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूट के हैंड से धीरे धीरे क्या हुआ, प्रतिहारा का डिफीट होना शुरू हुआ, पार्टिकुलरली अंडर द रीजन ऑफ कृष्णा थ्री। जब राष्ट्रकूट के कृष्णा थ्री के रीजन में क्या हुआ, धीरे धीरे प्रतिहारा का हारना शुरू हुआ। द राष्ट्रकूट ए पावरफुल डायनेस्टी बेस्ड ऑन इन द डेक्कन रीजन, राष्ट्रकूट कहाँ पर पावरफुल डायनेस्टी था? डेक्कन रीजन में। लॉन्च्ड मल्टीपल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द प्रतिहारा के अगेंस्ट मल्टीपल मिलिट्री कैंपेन किया, ग्रेजुअली वीकनिंग देयर होल्ड ओवर नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्रतिहारा का होल्ड था कहाँ पर, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में, उसको धीरे धीरे कमज़ोर किया, किसने? राष्ट्रकूट ने। अब उसके बाद आया अल मसूदी, ए रिनॉड अरब ट्रेवलर एंड हिस्टोरियन फ्रॉम बगदाद। अल मसूदी कौन था? एक रिनॉड हिस्टोरियन था जो कि अरब से आया था ट्रैवल करने के लिए बगदाद का था। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 10th सेंचुरी, ये कब विजिट किया इंडिया को? 10th सेंचुरी में विजिट किया। ए पीरियड दैट कोइंसाइडेड विद द डाउनफॉल ऑफ प्रतिहारा पैर, जो कि ये ऐसा एक पीरियड था 10th सेंचुरी जहाँ पर कि प्रतिहारा एम्पायर धीरे धीरे क्या हो रहा था, डाउनफॉल हो रहा था और राष्ट्रकूट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इन हिज अकाउंट ही रेफर टू द प्रतिहारा एज अल झुर, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू हाउ दे वेयर नोन टू आउटसाइडर्स। अल मुसादिस ऑब्जर्वेशन शेड लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर। अल मुसादी का ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रतिहारा एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू देयर गवर्नेंस में बहुत वैल्यूएबल चीज़ों को दिया, सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिस। ये अल मसूदी का ऑब्जर्वेशन था। हिज राइटिंग सर्व एज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ मेडिवल इंडियन सोसाइटी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। उनके राइटिंग, किनके राइटिंग? अल मसूदी की राइटिंग क्या था, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है जो कि हमें ये हमें समझने में मदद करता है कि मेडिवल इंडियन सोसाइटी में क्या डायनेमिक्स थे, किसके बीच में, डिफरेंट सिविलाइजेशन और उस पीरियड के बीच में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्या डायनेमिक्स थी, उनके ये हिस्टोरिकल सोर्स से पता चलता है। अल मसूदीज अकाउंट्स प्रोवाइड फैसिनेटिंग डिटेल्स अबाउट द एक्सटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। अल मसूदी का अकाउंट जो वो क्या प्रोवाइड करता है, एक फैसिनेटिंग डिटेल, एक बहुत अच्छी तरीके से डिटेल प्रोवाइड करता है, किसके बारे में? एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर का ख़त्म होने से, ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होने का, जब वो इंडिया को विजिट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन, उनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार द एम्पायर बोस्टेड एन इम्प्रेसिव एक्सपेंस encompassing approximately 1,80,000 villages and towns across its territories which spanned over 200 स्क्वायर किलोमीटर। इनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार ये जो साम्राज्य था वो कितना बड़ा था, एक इम्प्रेसिव एक्सपेंस हो रहा था, ठीक है, वो गर्व कर रहे थे, एक इनकम्पासिंग अप्रोक्सीमेटली
1,80,000 विलेज थे उस टाउन में और उसके टेरिटरीज में, विच स्पेंड ओवर 2,000 स्क्वायर, जो कि 2,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ था। किनका? प्रतिहारा का साम्राज्य। इंटरेस्टिंगली ही नोटेड दैट द प्रतिहारा एम्पायर लैक्ड ए मेरी टाइम बाउंड्री। इंटरेस्टिंगली क्या था, उन्होंने क्या नोट करा कि जो प्रतिहारा एम्पायर था उनमें मेरी टाइम बाउंड्री लैक करा था। मेरी टाइम बाउंड्री का मतलब अंडर वाटर बाउंड्रीज, इंडिकेटिंग इट्स फोकस ऑन लैंड बेस्ड कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या इंडिकेट होता है कि जो भी चीज़ें उस टाइम में थी वो लैंड बेस्ड थी, वाटर बेस्ड कुछ भी चीज़ें नहीं थी। फर्दर मोर अल मसूदी हाईलाइटेड द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रतिहारा आर्मी। अल मसूदी ने क्या हाईलाइट किया कि उनके पास जो प्रतिहारा के पास जो प्रतिहारा आर्मी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो था उसके बारे में हाईलाइट करा, विच वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट डिवीजन, जो कि 4 डिस्टिंक्ट डिवीजन में डिवाइड हुआ। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रकूट। द पाला एंड द प्रतिहारा वेयर स्ट्रॉन्ग पावर इन ईस्ट एंड वेस्ट वाइल द राष्ट्रकूट वेयर स्ट्रॉन्ग इन डेक्कन। 3 थे, कौन कौन? पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट। पाला और प्रतिहारा कहाँ था? प्रतिहार वो स्ट्रॉन्ग पावर था ईस्ट और वेस्ट में। पाला कहाँ था? पाला का स्ट्रॉन्ग पावर कहाँ था? ईस्ट में। पाला ईस्ट में, प्रतिहार वो कहाँ था? वेस्ट में। और जब राष्ट्रकूट की बात आई वो स्ट्रॉन्ग कहाँ था? डेक्कन में। ये 3 डायनेस्टी अलग अलग जगह पे स्ट्रॉन्ग था। द राष्ट्रकूट ए पावरफुल डायनेस्टी बेस्ड ऑन द डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया इमर्ज्ड एज सिग्निफिकेंट रूलर्स ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड के टाइम में ये पावरफुल डायनेस्टी जो था, जो कि डेक्कन रीजन में था, वो उन्होंने क्या करा, एक सिग्निफिकेंट रूलर्स को इमर्ज करा फॉर नियरली 200 ईयर्स, लगभग 2 साल तक उन्होंने क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया बिजनेस के लिए, टू बी इन चार्ज ऑफ ए बिजनेस और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिनाउंड फॉर देयर मिलिट्री प्रोनेस। वो किसके लिए जाने जाते थे? राष्ट्रकूट मिलिट्री प्रोनेस के लिए जाने जाते थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, और उनके पास क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी था। द राष्ट्रकूट एस्टेब्लिश्ड ए फॉर्मेडेबल एम्पायर दैट एक्सटेंडेड अक्रॉस वास्ट टेरिटरीज इन सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया। राष्ट्रकूट ने क्या इस्टेब्लिश किया था? एक ऐसा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था जिससे कि डील करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और ये किस जगह पे, किस टेरिटरीज पे था? सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया में राष्ट्रकूट का अपना टेरिटरीज था। और ये ऐसा टेरिटरी था कि उनसे डील करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। डिस्पाइट देयर मार्टियल स्ट्रेंथ के राष्ट्रकूट था। रूलर्स वेयर नोन फॉर देयर टॉलरेंस टुवर्ड्स वेरियस रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। और राष्ट्रकूटा रूलर्स को इस तरीके से भी जानते हैं हम लोग कि वो बहुत टॉलरेंट था किसके अगेंस्ट? बहुत सारे रिलीजियस बिलीव और प्रैक्टिस के अगेंस्ट। दे पेट्रोनाइज्ड का क्या मतलब है? दे पेट्रोनाइज्ड डाइवर्स रिलीजियस ट्रेडिशन इंक्लूडिंग वैष्णविज्म, शिवाज्म एंड जैनिज्म फॉस्टरिंग। वो क्या था? ये बहुत डाइवर्स रिलीजियस ट्रेडिशन को लेकर चल रहा है। जैसे जो विष्णु का भक्त है वो विष्णुइज्म को मानता था, जो शिव के भक्त हैं वो शिविज्म को मानता था, जो जैन के भक्त हैं वो जैनिज्म मानता था। ए क्लाइमेट ऑफ रिलीजियस हार्मोनी एंड इंक्लूसिविटी विद इन देयर रियाल्म, मतलब उनके एरिया में एक रिलीजियस हार्मोनी चल रहा था राष्ट्रकूट के एरिया में। दिस पॉलिटी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंट्रीब्यूटेड टू द कल्चरल रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर। यही टॉलरेंट नेचर क्या कंट्रीब्यूट किया राष्ट्रकूट एम्पायर में कि बहुत सारे कल्चरल रिचनेस आए, बहुत सारी डाइवर्सिटी बढ़ी, अलाउइंग डिफरेंट फेथ टू फ्लोरिश एंड को एग्जिस्ट पीसफुली अंडर देयर रूल। और उसके रूल के अंदर, उसके नियम के अनुसार, उसके रूल के अंदर बहुत सारी मीन्स बहुत सारी रिलीजियस चीज़ें को एग्जिस्ट कर रही थी। उसके कारण क्या हो रहा था? कल्चरल रिचनेस बढ़ रहा था, डाइवर्सिटी बढ़ रही थी। ठीक है। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट के पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है? द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट ट्रेसेस ए सागा ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जीत विजय करना, कल्चरल पेट्रोनेज एंड इवेंचुअल डिक्लाइन ओवर देयर नियरली 2 century रूल। दांती दुर्गा इज रिवर्स्ड एज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। दांती दुर्गा क्या था? डायनेस्टी के फाउंडर, एस्टेब्लिशिंग हिज कैपिटल इन मालखेत कर्नाटक। उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ किया? मालखेत कर्नाटक में। हिज रीजन वाज मार्क्ड बाय स्ट्रगल्स विद द पालास एंड प्रतिहारा असर्टिंग राष्ट्रकूटा डोमिनेशन द डेक्कन रीजन। उनके रीजन में स्ट्रगल था, किसके साथ? पाला के साथ और प्रतिहारा के साथ। किसमें? दांती दुर्गा जो फाउंडर, जिस भी फाउंडर का, दांती दुर्गा इज रिवर्ड
एज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। वो दांती दुर्गा एक डायनेस्टी के फाउंडर रिवर्स। दांती दुर्गा क्या था, जो भी फाउंडर था डायनेस्टी का, वो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था। हिज रीजन वाज मार्क्ड बाई स्ट्रगल विद पालास। उनके रीजन में क्या हो रहा था, किसके साथ स्ट्रगल हो रहा था, पालास के साथ स्ट्रगल हो रहा था, प्रतिहाराज के साथ स्ट्रगल हो रहा था। उसके बाद राष्ट्रकूटा का जो डोमिनेंस था डेक्कन रीजन में, इन सब के साथ क्या हो रहा था, स्ट्रगल हो रहा था। इन सब के साथ क्या हो रहा था, स्ट्रगल हो रहा था। अमोघ वर्षा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर्स। अमोघ वर्षा एक बहुत अच्छा राष्ट्रकूट का रूलर्स था। एक्सपेंडेड द एम्पायर्स बाउंड्री सिग्निफिकेंटली। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, अपना एम्पायर का बाउंड्री को एक्सपेंड किया। कैप्चरिंग की टेरिटरीज सच एज कन्नौज एंड अचीविंग मिलिट्री विक्ट्रीज ओवर द किंग ऑफ श्रीलंका। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अमोघ वर्षा एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर था। उन्होंने अपने एम्पायर को क्या करा, एम्पायर बाउंड्रीज को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करा। कैप्चरिंग की टेरिटरीज सच एज कन्नौज, उन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया। और अचीविंग मिलिट्री विक्ट्रीज ओवर द किंग ऑफ श्रीलंका, और मिलिट्री के द्वारा जीत हासिल की कहाँ, श्रीलंका में, श्रीलंका के राजा के ऊपर। नोटिवली ही ऑथर्ड द सेमिनल वर्क कबीरंग मार्गा इन कनाडा, कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन द रीजन। जिससे कि क्या हुआ, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ कहाँ पर, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ कहाँ पर, कनाडा के रीजन में, उस रीजन में लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। इंदिरा थ्री द ग्रैंड सन ऑफ अमोघ वर्षा। अब अमोघ वर्षा पहले हम लोग पढ़ रखे हैं। अमोघ वर्षा कौन था, अमोघ वर्षा एक ग्रेटेस्ट रूलर था राष्ट्रकूट का। अब इंदिरा थ्री ग्रैंड सन था अमोघ वर्षा का। रिक्लेम्ड कन्नौज, उन्होंने कन्नौज को दोबारा रिक्लेम्ड किया। फर्दर कंसोलिडेटिंग राष्ट्रकूटा इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ इंडिया, ताकि बाद में धीरे धीरे क्या हो, राष्ट्रकूट का इन्फ्लुएंस हो नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। वल्लभ राजा ड्यूरिंग हिज रीजन अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अल मसूदी हु हेल्ड हिम एज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ हिज टाइम। उन्होंने क्या करा, अट्रैक्ट करा किनके अटेंशन को, अल मसूदी। अल मसूदी क्या था, अल मसूदी बगदाद से आया हुआ था, एक ट्रैवलर था। उसके अटेंशन को धीरे धीरे क्या करा, अट्रैक्ट करा, और उसके कारण क्या हुआ, मोस्ट पावरफुल किंग बन गया उस टाइम के। हाउएवर इट वाज कृष्णा थ्री हु इमर्ज्ड एज द लास्ट पावरफुल राष्ट्रकूट रूलर। जबकि कृष्णा थ्री कौन था, लास्ट इमर्जिंग रूलर था राष्ट्रकूट का, फेसिंग द इवेंचुअल डाउनफॉल ऑफ द डायनेस्टी एट द हैंड ऑफ ईस्टर्न चालुक्यास आफ्टर दे डिफीटेड द ईस्टर्न गैंग्स ऑफ आंध्रा हु हैड इनिशियली ब्रॉट अबाउट द एंड ऑफ राष्ट्रकूटा। धीरे धीरे क्या हुआ कि कृष्णा थ्री एक लास्ट पावरफुल रूलर था, उसके बाद इवेंचुअल डाउनफॉल होने लगा किसका, डायनेस्टी का, ईस्टर्न चालुक्य के थ्रू। आफ्टर दे डिफीटेड द ईस्टर्न गैंग्स ऑफ आंध्रा हु हैड इनिशियली अबाउट द एंड ऑफ राष्ट्रकूटा। धीरे धीरे क्या हुआ, राष्ट्रकूटा का एंड होना शुरू हो गया। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटा शोकेसेस देयर मिलिट्री माइट, कल्चरल अचीवमेंट, इवेंचुअल डिक्लाइन, लिविंग ए लास्टिंग लेगेसी इन द एनाल्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और क्या करा, पॉलिटिकल हिस्ट्री में राष्ट्रकूटा ने क्या शो किया, मिलिट्री को कैसे इंक्रीज किया, कल्चरल अचीवमेंट क्या हुआ, इवेंचुअल धीरे धीरे उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, और लास्ट लेगेटी या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में क्या हुआ, या इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में क्या है। अब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णा वन के रीजन में राष्ट्रकूट क्या था, राष्ट्रकूट एम्पायर एक्सपीरियंस्ड ए पीरियड ऑफ रिमार्केबल कल्चरल एंड रिलीजियस फ्लोरिशिंग। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णा वन के रीजन में क्या था, राष्ट्रकूट एम्पायर क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, पीरियड ऑफ रिमार्केबल कल्चरल एंड रिलीजियस फ्लोरिशिंग। क्या रिमार्क कर रहा था, कल्चरल एंड रिलीजियस फ्लोरिशिंग मार्क्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइकॉनिक एलोरा। उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करवाया कृष्णा वन के टाइम पे, एलोरा, जिसको हम लोग एलोरा बोलते हैं, टेम्पल कॉम्प्लेक्स डेडिकेटेड प्राइमरी टू लॉर्ड शिवा। उसको किसको डेडिकेट किया, प्राइमरली शिव भगवान को डेडिकेट किया। दिस आर्किटेक्चरल मार्वल स्टैंड्स एज द टेस्टमेंट टू द राष्ट्रकूटार पेट्रोन्स ऑफ हिंदुइज्म एंड देयर कमिटमेंट टू प्रमोटिंग रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। इसी से हमें क्या पता चलता है कि वो कितना कमिटमेंट था हिंदुइज्म को लेकर के, और रिलीजियस डाइवर्सिटी और उसके टॉलरेंस को लेकर के। नोटेबली अंडर कृष्णा वन रूल के अंदर राष्ट्रकूट एडोप्टेड ए पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिविटी। राष्ट्रकूट ने क्या एडोप्ट किया, इंक्लूसिविटी का पॉलिसी एडेप्ट किया। वेलकमिंग मुस्लिम सेटलर्स को भी वेलकम किया, ट्रेडर्स को भी वेलकम किया अपने एम्पायर में। दे नॉट ओनली परमिटेड मुस्लिम टू प्रैक्टिस देयर फेथ, उन्होंने सिर्फ परमिटेड ही नहीं करा मुस्लिम को कि अपने बिलीफ को आगे बढ़ाओ फ्रीली, बट आल्सो सपोर्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। और किसको सपोर्ट किया, मस्जिद बनना शुरू हुआ। अलाउइंग इस्लाम टू फ्लोरिश एलोंग साइड हिंदुइज्म, साथ साथ हिंदुइज्म के साथ साथ इस्लामिक चीज़ें भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो।
दिस ओपननेस टू डिफरेंट religious tradition and the encouragement of trade and cultural exchange contributed to the cosmopolitan character of the Rashtrakuta Empire and facilitated the spread of Islamic influence in the region. इसका कारण क्या हुआ, यही ओपननेस क्या हुआ डिफरेंट रिलीजन ट्रेडिशन का, इसको किसको इनकरेज किया ट्रेड को, कल्चर को, उसके बाद कॉस्मोपोलिटन कैरेक्टर ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर एंड फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस इन द रीजन, और इस्लामिक इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे अपने रीजन में इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। अब हम लोग क्या देख लिए, राष्ट्रकूट, प्रतिहारा। अब देखेंगे हम लोग चोला, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला डायनेस्टी, पॉलिटिकल आइडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट। क्या देखेंगे हम लोग, पॉलिटिकल आइडिया कहाँ से था, पॉलिटिकल आइडिया और एडमिनिस्ट्रेशन किसका, पाल का, प्रतिहार का और राष्ट्रकूट का। सोर्सेस ऑफ पॉलिटिकल आइडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पॉलिटिकल आइडिया और एडमिनिस्ट्रेशन का सोर्स कहाँ से था। पॉलिटिकल आइडिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट वेयर शेप्ड बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द गुप्ता, हर्षा एंड चालुक्य पीरियड। ये कहाँ से इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल आइडिया और एडमिनिस्ट्रेशन, पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा का, ये कहाँ से इन्फ्लुएंस था, ये इन्फ्लुएंस था एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल इस्टेब्लिश्ड। कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ड्यूरिंग द गुप्ता, हर्षा एंड चालुक्य पीरियड। उस टाइम से जो ये चीज़ें चले आ रही थी, उसी चीज़ों को लेकर के ये इन्फ्लुएंस था। ठीक है, दीज अर्लियर एडमिनिस्ट्रेशन सेट एन ऑफिशियल एक्शन टू डिसीजन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड दैट इज कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल टू रूल फॉलो इन द सेम सिचुएशन। ये अर्लियर एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या किया इन्होंने, लेटर फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, ये अर्लियर सिचुएशन, ये अर्लियर एडमिनिस्ट्रेशन था किसका, गुप्ता, हर्षा और चालुक्य पीरियड्स का। उस टाइम का जो ये एक्सपीरियंस था उसी को एग्जांपल लेकर के इन्होंने क्या करा, अपना बाद में एफिशिएंट गवर्नेंस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, डेवलपमेंट बनाया, कल्चरल पैट्रोनेज बनाया, मीन्स क्या कल्चर अपना रहे थे, इन्फ्लुएंसिंग सब्सिक्वेंट रूलर्स इन देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस और सब्सिक्वेंट रूलर्स का और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनना धीरे धीरे शुरू हुआ। द एडॉप्शन ऑफ मोनार्कियल टाइप एडमिनिस्ट्रेशन बाय दीज किंगडम्स एम्फेसाइज्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अंडर ए सिंगल रूलर। ये मोनार्कियल टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो कि इन्होंने एम्फेसाइज किया था, एम्फेसाइज, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी पावर था वो सेंट्रलाइज हो जा रहा था किसके हाथ में, अंडर ए सिंगल रूलर। टिपिकली एक किंग और एम्परर, टिपिकली क्या होते थे वो, किंग और एम्परर होते थे, हु एक्सरसाइज्ड ऑथोरिटी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी एंड मिलिट्री। जो कि क्या कर रहा था, जो अपना पावर को एक्सरसाइज, जो कि क्या कर रहा था, अपनी पावर को एक्सरसाइज कहाँ कर रहा था, अपना ऑथोरिटी कहाँ दिखा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में और मिलिट्री में। अब किंग का पोजीशन क्या था, द पोजीशन ऑफ द किंग या राजा इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज पारामाउंट, मीन सुप्रीम पोजीशन था राजा का, एंड ही सर्व्ड एज द हेड ऑफ द एम्पायर, और वो क्या सर्व करते थे, पूरे साम्राज्य का हेड, वेडिंग एब्सोल्यूट पावर दैट वाज ऑफन इनहेरिटेड थ्रू हेरिडिटरी सक्सेशन। और उनके पावर धीरे धीरे क्या होता था, उनके इनहेरिटेड में धीरे धीरे हेरिडिटरी सक्सेशन में जा रहा था। मीन्स पहले राजा होंगे, उसके राजा के बाद बेटे होंगे, राजा के बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, इस तरह मीन्स हेरिडिटरी सक्सेशन में पावर जा रहा था। एब्सोल्यूट पावर मतलब पावर का कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, वो सेंट्रलाइज पावर था और धीरे धीरे एब्सोल्यूट डिसीजन में जा रहा था। द किंग सेंट्रलाइज्ड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, किंग ने क्या सेंट्रलाइज किया, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को सेंट्रलाइज किया, मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर गवर्नेंस, जुडिशियरी एंड मिलिट्री अफेयर्स। किंग ने सेंट्रलाइज किया सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को, अपने कंट्रोल में लिया किसको, गवर्नेंस को, जुडिशरी को और मिलिट्री अफेयर्स को। एज द डिस्पेंसर ऑफ द जस्टिस, जस्टिस के डिस्पेंसर के बाद ही इंश्योर्ड लॉ एंड ऑर्डर विद इन हिज रियाल, वो अपने रीजन में लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने लगे। ऑफन एडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड वेसाल्स। वेसाल्स कौन है, ए वेसाल्स इज ए पर्सन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड। ए वेसाल्स एक ऐसे पर्सन होते थे जो कि किसके प्रोटेक्शन में होते थे, लॉर्ड के प्रोटेक्शन में होते थे या किंग के प्रोटेक्शन में होते थे। एंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विस इन एक्सचेंज, और वो क्या करते थे, जो वेसाल्स थे वो यहाँ दो काम हो रहा था। क्या काम हो रहा था, लॉर्ड क्या कर रहा था, उस वेसाल्स के उस पर्सन को मीन्स प्रोटेक्ट कर रहा था, और वो पर्सन उस प्रोटेक्शन के बदले में क्या दे रहा था, उस प्रोटेक्शन के बदले में सर्विस एक्सचेंज करता था। हु असिस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम, जो कि वेसाल्स हो गया, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हो गया, ये सारे क्या करते थे, असिस्ट करते थे किंग को एडमिनिस्ट्रेशन में। हिज पोजीशन वाज हेरिडिटरी इन नेचर, किंग का पोजीशन क्या था, हेरिडिटरी इन नेचर था, मीन्स किंग के बाद किंग के बेटे, किंग के बेटे के बाद उनके पोते, इस तरह से हेरिडिटरी हो रहा था। वाइल द किंग टुक पार्ट इन वार्स, जब राजा
लड़ाई में भागीदारी लेते थे, एक्सपेंड एंड डिफेंड हिज एम्पायर, जब वो एक्सपेंड करते थे अपने एम्पायर को, ही रिलाइड ऑन द सपोर्ट ऑफ वसाल्स एंड मिनिस्टर्स, वो किसके सपोर्ट के ऊपर रिलाइड करते थे, वसाल्स के और मिनिस्टर के सपोर्ट के ऊपर, एक्सक्लूडिंग द पुरोहित फॉर मिलिट्री फ्रॉम मिलिट्री मैटर्स। लेकिन क्या था कि वहाँ पर राजा के टाइम पे क्या था कि वहाँ पे पुरोहित जो भी पंडित था उसको एक्सक्लूड कर देते थे, उनको मिलिट्री पावर में नहीं भेजते, उसको मिलिट्री मैटर में नहीं भेजते थे। ओवर टाइम धीरे धीरे क्या हुआ, किंग्स एज्यूम्ड ग्रैंडोज टाइटल सच एज महाराजा धीराज, परम भद्रक, चक्रवर्ती, एम्फसाइजिंग देयर सुप्रीम ऑथोरिटी एंड डिवाइन मैंडेट टू रूल। धीरे धीरे किंग ने क्या एज्यूम करने लगा अपने आप को, उनको टाइटल मिलना शुरू हुआ। कौन कौन सा, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती, परम वतारक, ये सब उनके क्या हुआ, टाइटल मिलना धीरे धीरे शुरू हुआ, जिससे कि क्या होता था, उनको उसका राजा का सुप्रीम ऑथोरिटी होता था, सुप्रीम ऑथोरिटी की तरह काम करता था। और उनके लिए ये एक क्या था, डिवाइन था, ताकि रूल को मैंडेट कर सके। दिस टाइटल्स रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली देयर पॉलिटिकल पावर, ये टाइटल क्या होता था, उनकी सिर्फ पॉलिटिकल पावर को रिफ्लेक्ट नहीं करता था, बट ऑल्सो देयर स्टेटस एज कॉस्मिक रूलर्स, एम्बॉडिंग द आइडियल ऑफ यूनिवर्सल सोवरेनिटी इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या था कि ये जो उनको टाइटल दिया जाता था, उस टाइटल से सिर्फ उसका पॉलिटिकल पावर नहीं बढ़ता था, बट ऑल्सो उसका स्टेटस में बहुत एग्जाम्पल की तरह जुटता था। वो द आइडियल ऑफ यूनिवर्सल सोवरेनिटी, जो कि क्या करते थे, उनके सोवरेनिटी का क्या मतलब है, सोवरेनिटी इज द पावर ऑफ ए कंट्री टू कंट्रोल इट्स ऑन गवर्नमेंट। सोवरेनिटी क्या था, उस कंट्री में पावर था, पावर ऑफ ए कंट्री टू कंट्रोल इट्स ऑन गवर्नमेंट। इट कैन ऑल्सो रेफर टू द हाईएस्ट लीडर इन द कैटेगरी, और ये क्या रेफर करता था कि उसके कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट लीडर यही है। ये टाइटल, कौन से टाइटल, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती, ये सब टाइटल क्या था, सिर्फ पॉलिटिकल पावर में रिफ्लेक्ट नहीं करता था, आगे चल करके बहुत सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट करता था। सक्सेशन ऑफ द एंशिएंट इंडियन किंगडम, धीरे धीरे जब सक्सेशन हुआ एंशिएंट इंडियन किंगडम का, वाज नॉट ऑलवेज रिजिडली फिक्स्ड नहीं था वो, विद वेरिएशंस ऑब्जर्व डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड डायनेस्टिक ट्रेडिशन। धीरे धीरे क्या हुआ, वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस और डायनेस्टिक ट्रेडिशन बनना शुरू हो गया। वाइल द एल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़ा बेटा था, ऑफन सक्सेडेड टू द थ्रोन आफ्टर द किंग्स डिमाइस। जैसे ही किंग डिमाइस होता था तो जो सबसे बड़ा बेटा था वही उस थ्रोन का अधिकारी था। देयर वेयर इंस्टेंसेस वेयर सक्सेशन वेयर कॉन्टेस्टेड लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग सिबलिंग्स। कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी ऐसा इंस्टेंसेस होता था कि जहाँ सक्सेशन होता था, मीन्स जो भी सक्सेशन थे उसके बीच में कॉन्टेस्ट होना शुरू होता था, मीन्स प्रतियोगिता होना शुरू होता था, जो कि क्या लीड करता था, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग सिबलिंग्स, और अपने ही सिबलिंग्स में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता था। फॉर एग्जाम्पल इन द टेल्स ऑफ ध्रुवा एंड गोविंद 4, द एल्डेस्ट सन वेयर डिथ्रोन्ड बाय देयर यंगर ब्रदर। छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई को डिथ्रोन्ड कर दिया गया। हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी सराउंडिंग रॉयल सक्सेशन। इससे क्या हुआ, इससे क्या हाईलाइट हुआ कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी था रॉयल सक्सेशन में और क्या अनसर्टेनिटीज थे। सच कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स नेसेसिटेड द यंगर हेयर्स टू assert their claims through force or political maneuver to move something challenges the traditional norms or primogenitures. The role of, अब मिनिस्टर्स का क्या रोल हुआ, द रोल ऑफ मिनिस्टर्स इन एंशिएंट इंडियन किंगडम वाज क्रूशियल इन असिस्टिंग द किंग गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो मिनिस्टर्स का क्या काम था एंशिएंट इंडियन किंगडम में, कि वो क्या करते थे, किंग को असिस्ट करते थे, किसमें, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। दिज मिनिस्टर्स वेयर चूजन सोनली बाय द किंग। ये मिनिस्टर्स को कौन चुनता था, किंग चुनता था। ऑफन चूजन फ्रॉम लीडिंग फैमिलीज हुज पोजीशन वेयर हेरिडिटरी। जो भी लीडिंग फैमिलीज था उसके पोजीशन हेरिडिटरी था, पार्टिकुलरली एविडेंट इन पालाज वेयर ब्राह्मण्स प्रिडोमिनेटेड अमॉन्ग मिनिस्टर्स। जबकि पाला डायनेस्टी में क्या था, ब्राह्मण क्या था, वो अपने डायनेस्टी को लीड करता था, वो अपने प्रिडोमिनेट अमॉन्ग मिनिस्टर्स में सबसे ऊपर कौन था, ब्राह्मण्स था। दीज मिनिस्टर्स हेल्ड स्वे ओवर वेरियस डिपार्टमेंट विथ की पोजीशन इंक्लूडिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स रखने में ये मिनिस्टर्स काम में आते थे। मैनेजिंग द ट्रेजरी को मैनेज करते थे। ओवरसीइंग द मिलिट्री एज द सेनापति बन करके उस मिलिट्री को ओवरसी करते थे, देखभाल करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस एज द चीफ जस्टिस बन के जस्टिस देते थे। एंड प्रोवाइडिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस एज द पुरोहित और प्राइस्ट के तरह वो क्या करते थे, स्पिरिचुअल गाइडेंस देते थे। ठीक है। ईच मिनिस्टर प्लेड ए वाइटल रोल इन एडवाइजिंग द किंग। हर एक मिनिस्टर क्या करता था,
एक वाइटल रोल प्ले करता था किंग को एडवाइस देने में, एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कराने में, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी विद इन द रियाल, उसके टेरिटरी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द किंगडम्स गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ दिस सब्जेक्ट। और क्या करते थे, उसके वेलफेयर को किस तरीके से मेंटेन किया जाए उन सब का, वो सब कौन देखता था, मिनिस्टर देखता था। ऑल मिनिस्टर्स हैड टू टेक पार्ट इन द वार एक्सेप्ट पुरोहित, सभी मिनिस्टर्स को लड़ाई में भाग लेना जरूरी होता था, सिर्फ पुरोहित को छोड़ के। अब आर्मी देखते हैं, आर्मी का क्या काम था। द आर्मी इन एंशिएंट इंडियन किंगडम सर्व डुअल पर्पसेस, आर्मी का दो काम था, टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग एम्पायर, जो पुरानी एम्पायर था उसको मेंटेन करना, एंड एक्सपेंड इस टेरिटरीज, और उनके टेरिटरीज को एक्सपेंड करना। आर्मी का दो काम था, क्या काम, जो पुराने एम्पायर थे, जो पुराने राज्य थे उसको मेंटेन करना और अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करना। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट फॉर अरेबियन ट्रेवलर्स के अकाउंट के अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। दीज किंगडम्स मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फोर्सेस कंप्राइजिंग इन्फेंट्री, कैवलरी एंड वार एलिफेंट्स। इनके पास क्या क्या होते थे, बहुत सारे मिलिट्री फोर्स होते थे, जिसमें कि इन्फेंट्री, कैवलरी में जो घोड़े पे रह करके वार करते थे, एंड वार एलिफेंट्स, बहुत सारे वार एलिफेंट होते थे। द इन्फेंट्री प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वसाल्स, इन्फेंट्री के पास क्या होता था, वसाल्स होता था। वसाल्स कौन थे, ये वो लोग थे जो कि राजा इनको प्रोटेक्ट करता था और इनके बदले में राजा को ये क्या देते थे, सर्विस एक्सचेंज में देते थे। वॉज सपोर्टेड बाय द रेगुलर सोल्जर डायरेक्टली अंडर द किंग्स कमांड। ये इन्फेंट्री में प्राइमरली कौन होता था, इन्फेंट्री में वसाल्स होते थे, जो कि सपोर्ट कौन करता था, रेगुलर सोल्जर को सपोर्ट करता था डायरेक्टली अंडर द किंग्स कमांड। किंग कमांड के अंदर ये डायरेक्टली रेगुलेट होता था। द कैवलरी इंक्लूडेड हॉर्सेस सोर्स फ्रॉम अरेबिया। अब कैवलरी में कौन कौन थे, कैवलरी में वो घोड़ा थे जो कि अरेबिया से लाए गए थे, वेस्ट इंडिया से लाए गए थे, रिनॉर्ड फॉर देयर स्पीड एंड एजिलिटी। और उसके क्यों जाना जाता था ये कैवलरी इसलिए जाना जाता था क्योंकि उसकी स्पीड और एजिलिटी बहुत तेज थी बैटल में, इसलिए उनको बहुत जाना जाता था। प्रतिहार वेयर द फर्स्ट हु केप्ट कैवलरी, प्रतिहार पहला डायनेस्टी था जिसने कि कैवलरी को रखना शुरू किया। एडिशनली द इंक्लूजन ऑफ वार एलिफेंट, धीरे धीरे क्या हुआ, वार एलिफेंट इंक्लूड हुआ, ठीक है। बोलिस्टर्ड द आर्मीज स्ट्रेंथ एंड इंटिमिडेशन फैक्टर्स ऑन द बैटल फील्ड, धीरे धीरे क्या हुआ, वार में एलिफेंट जुटना शुरू हुआ, ठीक है। उस आर्मी को स्ट्रेंथ को क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया, और एक इंटिमिडेशन मीन्स धमकी वाला फैक्टर जो था वो भी बैटल फील्ड में आना शुरू हुआ। राष्ट्रकूट एंड पालास यूज टू कीप नेवीज, राष्ट्रकूट और पाल ने नेवी रखना शुरू किया, मीन्स पानी वाला जो भी सैनिक था उसको रखना शुरू किया। दिस डाइवर्स एंड वेल इक्विप्ड मिलिट्री एपरेटस इनेबल दिस किंगडम्स टू इफेक्टिवली डिफेंड देयर टेरिटरीज एंड embargo on ambitious campaign of expansion, solidifying their influence and power across the Indian subcontinent। ये सारे वेल इक्विप्ड मिलिट्री के कारण ही, मिलिट्री अपरेटस रखने के कारण ही क्या हुआ, किंगडम इफेक्टिवली डिफीट कर पाता था किसको, दूसरे दुश्मन को डिफीट कर पाता था और इफेक्टिवली अपने टेरिटरीज को बढ़ाता था, ठीक है। और सक्सेसफुली उन चीज़ों को जीत के लाता था और क्या करता था, एक्सपेंड करता था, सॉलिडिफाई करता था अपना इन्फ्लुएंस का वर्चस्व रखता था, और पावर अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और अपना पावर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जमा करके रखता था। नो एम्पायर यूज टू कीप वार कैरियर्स ओपन व्हीकल्स विद द 2 व्हील्स। अब कैरियर्स का क्या मतलब है, कैरियर्स मतलब ओपन व्हीकल्स विद 2 व्हील्स दैट वाज पुल्ड बाय हॉर्स और हॉर्स इन एंशिएंट टाइम्स। ये क्या था, कैरियर्स क्या था, एक ओपन व्हीकल्स था, उस खुली हुई चीज़ें थी विथ 2 व्हील्स, जो कि दो पहिए से चलती थी, दैट वाज पुल्ड बाय द हॉर्स के द्वारा उसको खींचा जाता था एंशिएंट टाइम में। अब हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।